जीवन में जो संदेश मिलता है, जो संस्कार प्राप्त होते हैं, वे समृद्ध समाज की सोच, दृष्टि और जीवन के संस्कारों को अर्जन करने की प्रक्रिया सदा होती रहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने असज्जन के संबंध में उनकी स्तुति करते हुए भी लिखा है कि उपजन एक संग जल माही, जलज जो कसम गुण बिलगाही। कहीं कहीं जल की जगह जग का भी प्रयोग है। इस संसार में जो जिसका जीवन प्राप्त होता है, उसकी प्रकृति अगर जल में जलज भी यानी कमल भी जीवन पाता है, तो जोंक भी जीवन पाती है। लेकिन दोनों की प्रकृति में बहुत अंतर है। कमल की प्रकृति जीवन के विकास और उसकी संकल्पना की होती है, और पंख में भी वह विकसित होकर प्रकाश देता है। किंतु जोंक दूसरे प्राणी का, जीव का रक्त चूसती है। अपने ग्रामीण परिवेश में हमने अनुभव किया है कि जब
पैरों में, पैर के किसी भी भाग में अगर जोंक प्रवेश पा जाती है तो भीतर की ओर घुसने का निरंतर प्रयास करती है और रक्त का शोषण करती है। मेरे अनुभव में आया है कि जोंक जब रक्त का आहार लेती है तो उसका शरीर, उसकी काया रक्त से खिल उठती है। जब कभी उसको निकालने का प्रयत्न होता है, जिसका अनुभव मैंने स्वयं किया है, तो खींचने से वह टूट जाती है। लेकिन जोंक का स्वभाव है रक्त चूसना, कमल का स्वभाव है आह्लाद, उत्कर्ष और प्रसन्नता का विस्तार। दोनों की उत्पत्ति का आधार तो जल होता है, ये जग होता है। लेकिन जोंक की प्रकृति किसी के भी रक्त को चूसने की होती है। जब पशु भी ताल तलैया की ओर तालाब में, भैंसें भी जब प्रवेश कर जाती हैं तो वहाँ तालाब में, ताल में जोंकों के लिए ये पशु भी आश्रय हो जाते हैं और उसी में जोंक का जीवन होता है। ठीक वही स्थिति समाज में भी होती है और समाज से ऊपर बढ़कर सत्ता संचालन में भी होती है। जो सत्ता संचालक है, अगर उसके पास दृष्टि नहीं है तो जोंक तो केवल तालाब में, ताल में रक्त चूसती है, किंतु जब मानव समाज में ऐसा मिल जाता है तो वह जोंक के समान पूरी सामाजिक समरसता को
चूसता है। सत्ता का महत्वपूर्ण बिंदु उसकी दृष्टि, उसके संचालन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले कार्मिक समूह जो चौकीदार से आईएएस तक है। यदि सत्ता का नेतृत्व कितना हूं नैतिक हो और दृष्टिबोध रखता हो, लेकिन अगर प्रक्रिया में शासन के संचालन को क्रियात्मक रूप देने वाले भी जब जोंक की तरह रसपान करते हैं, साथ ही सत्ता के संचालक भी जोंक के द्वारा शोषित रक्त में उसी प्रवृत्ति के लोग भी सहभागी हो जाते हैं, उसका अंश प्राप्त होता है। भारतवर्ष की संपदा सत्ता के स्वरूप का बोध कराती है। मुस्लिम शासन थे, अंग्रेजों का शासन था, और उस शासन में प्राथमिक स्तर पर लोभ पैदा करना और अधिक से अधिक धन कंपनी को प्राप्त करना और ब्रिटिश शासन के अधीन भी रहकर जोंक की तरह रस को पीना, रक्त को पीना। भारत में अंग्रेजों के जाने के बाद जो व्यवस्था यथावत थी, ऊपर से नीचे तक जो संपादन की प्रक्रिया थी, संचालन का स्वरूप था, नीचे से ऊपर तक जोक की कमी नहीं थी और न कभी कमी हुई। आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प और योजना जिस किसी ने भी सोची
न केवल उन जोकों के शिकार हुए, बल्कि उनमें भी जोक की प्रकृति का स्वरूप, स्वभावतया बन गया। जिनके मन में समाज के, देश के विकास का स्वप्न नहीं था, जिनमें कमीशन खोरी थी दूसरे देशों से, आयात में जो रिश्वत मिलेगी, दलाली मिलेगी, उससे अपना घर भरना, अपने को संपन्न बनाना, यह स्वाभाविक प्रवाह सैंतालीस के बाद विहान भारत बना रहा। व्यवस्था की प्रक्रिया में संलिप्त लोगों का संस्कार वही था जो 47 के पहले का, और उसी में 47 के बाद जितने कार्मिक थे, जो भी शासन की नीतियों के संचालक थे, पूर्व की अपनी सारी प्रकृति आने वाले को देते चले गए। समाज का एक स्वभाव होता है, व्यक्ति का स्वभाव होता है, ज्यादा से ज्यादा आहरण की प्रकृति, उसके तरीके बदल जाते हैं, पद्धतियां बदल जाती हैं, और जब नेतृत्वकर्ता के संसर्ग में विभिन्न क्षेत्रों में दायित्व का निर्वहन करने वाले भी जब जोक के संस्कार को अपना लेते हैं, तो न केवल कार्मिक व्यवस्था लोलुपता में जो पलती रही है, वह सत्ता के विभिन्न विभागों में जो क्रियाशील सत्ता के सहयोगी हैं, जिनके पास दायित्व होता है, उनमें भी वही लोग पैदा हो। बहुत कम लोग लाल बहादुर शास्त्री होते हैं, गुलजारी लाल नंदा होते हैं, संपूर्णानंद होते हैं। जब भी
सत्ता का संचालक किसी योजना को आधारभूत स्वरूप देता है और उसको जब क्रियान्वित कर देता है तो विकास की धारा बहने लगती है। लेकिन वचन वज्र जय सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहार। ऐसे दुर्जन मन प्रकृति वाले लोग दिखावे के लिए कटु वचन का प्रयोग करते हैं। उनके भीतर लालसा की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए उसमें कटुत्व आता है और वही दूसरे के प्रत्येक काम को अपनी 1000 आंखों से उसमें दोष ढूंढते हैं। गोस्वामी जी ने ऐसे दुर्जनों की वंदना भी की है। बाहुरी बंदी खलगन सतिवाए, जे बिन काज दाहिने बाएं। जो बिना काम के आगे पीछे रहते हैं, दाहिने बाएं रहते हैं। और किसी के द्वारा शासन या सत्ता के द्वारा विकास की धारा को अपनी 1000 आंखों से केवल उनको बुराई दिखाई पड़ती है, दोष दिखाई पड़ता है। काशी में, अयोध्या में, महाकाल में और विंध्यवासिनी में जो विकास हुआ उसमें प्रत्येक सहभागी हुए और लोगों ने अपनी आय का साधन स्वयं अर्जित कर लिया। काशी में ज्ञान वापी का विस्तार हुआ। दुकानें, दुकानदार को लाभ मिला। जो काशी के विभिन्न क्षेत्रों में जिनके भवन हैं वह होटलों में तब्दील हो गए, क्योंकि यात्रियों की अपार भीड़ पहुंच गई। व्यवसायी
स्वभावतया अपना लाभ अर्जित करने लगे। जो ऑटो चालक हैं उनकी आय बढ़ गई, जो अन्य वाहन का प्रयोग करते हैं, वाहनों का आगमन गमन में जो चालक है वह अपना विकास पाता है। जो गाड़ी का स्वामी है वह भी इस विकास धारा में वाहन से अर्जन करने लगा। जो पुष्प है, जो अपने खेतों में पुष्प का उत्पादन करते हैं, उनका आगत स्वरूप विस्तार पा गया। रिक्शा चालक, दुकानदार, होटल संचालक, मकान मालिक, वाहन संचालक और वाहन चालक, काशी वैसे ही माँ गंगा और विश्वनाथ जी के दर्शन, संकट मोचन, दुर्गा मंदिर, काल भैरव, ये सभी हमारे सांस्कृतिक आकर्षण के केंद्र है, लेकिन विकास की प्रक्रिया में करोड़ों लोगों को रोजगार का, अपने कार्य के विस्तार का अवसर मिल गया। लेकिन जो अपनी 1000 आँखों से दोष को निहारने वाले ही व्यक्ति हैं, चाहे कुछ भी विकसित हो, उनमें तो हमेशा कमी दिखाई पड़ेगी। और जो भी दोष होंगे उस दिशा की हो जाएंगे। भीड़ में किसी का आहत होना, स्नान के समय समस्या उत्पन्न करना, हो जाना, स्वास्थ्य में गिरावट आ जाना या किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होना, उनको तो यही दिखाई पड़ेगा। उनके भीतर तो विस्तार की संकल्पना में
अपना समाज का उत्कर्ष दिखाई नहीं पड़ेगा। महंगाई हो गई, मकान मालिक होटलों में मकान को तब्दील कर गए, उसमें आय की वृद्धि हो गई। रिक्शा चालक भी 1 किलोमीटर के लिए 50 रुपए प्राप्त करने लगे। ऑटो चालक अपनी आय बढ़ाता रह गया, चला गया। वाहन चालक और उसका मालिक आय प्राप्त करता है। गाड़ियों के आने का अंबार हो गया, उनके ठहराव के, उसकी सुरक्षा के लिए स्थान की कमी हो गई। आखिर विकास धारा में कुछ न कुछ परेशानियां आती हैं, लेकिन जो दुर्जन हैं उनको पहले परेशानियां दिखाई पड़ती हैं। उन परेशानियों का विस्तार पूर्वक चित्र उकेरते हैं। अपनी गलती से आहत होने पर भी वह विकास पुरुष को ही लांछित करते। काशी का स्वरूप आकर्षक हो गया है। जहाँ जन समूह होगा वहाँ उचक्के भी होंगे, पॉकेट मार भी होंगे, जोके भी होंगी और दूसरे की संपदा को लूटने वाले भी होंगे। कुत्सित योजनाएं बनाने वाले भी होंगे। कभी कभी बहुत दर्द होता है कि जो समाज को वैदिक और पौराणिक और सांस्कृतिक धारा में उदाहरण तो देते हैं, क्योंकि सुभाषित भी हैं, सूक्तियां भी हैं, लेकिन वह उस दिशा में नहीं सोचते कि क्या एक दिन ऐसा आएगा जब लाहौर में मंदिर जो चले गए थे वो अपने आप स्थिति हो सकती है। गुरु नानक का जो केंद्र था उनके पोषण का,
वो गुरुद्वारा भी पाकिस्तान में चला जाएगा। यदि चाहे वो देववाणी संस्कृत के ट्रस्ट के संचालक हो, चाहे भाषा नाम जननी के पोस्ट के प्रसारक हों, जो निसंदेह संस्कार की दिशा देते, लेकिन संस्कार की दिशा देने वालों को जो की प्रवृत्ति के हैं, जो चूसने वाले हैं, जो इस मही के पृथ्वी के से पोषित विशाल वृक्ष के रस को सोखने वाले हैं, चूसने वाले हैं, उनके संहार का भी बोध संस्कृत में और संस्कृति में पूरी तरह से संपन्नता का है। सन्यासियों ने बंगाल में विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। जब 1857 के बाद सत्ता ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष में चलने लगे, सन्यासियों ने विद्रोह किया। गोरक्षपीठ के जो योगी हैं, उन योगियों ने रेल लाइन बिछाने के लिए पेड़ों और जंगलों की जब कटाई की थी और स्लीपर बनाने के लिए उनका उपयोग हो रहा था, तो भक्तों ने, समाज को संस्कारित करने वाले भक्तों के साथ योगियों का भी नेतृत्व था। ये 1916 की 14-15-16 की बात है। आखिर जगत गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म को अपने शास्त्रार्थ और अपनी बोध शक्ति से पूरे भारत को सूत्रबद्ध किया था और उन्हीं के द्वारा अखाड़ों का निर्माण हुआ। ये अखाड़े सामाजिक और सांस्कृतिक संस्कार को पैदा करने वाले आधार स्तंभ थे। उसका उपयोग हमारी शासन व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में समाज को संस्कारित करने के लिए नहीं हुआ।
जो हुआ वह प्रत्येक के मन में जोक का स्वभाव डालने के लिए हुआ। ये प्रकृति का नियम है कि जब हम जल का प्रयोग करते हैं, जितने भी जीव हैं, चाहे वो थलचर हों, चाहे वो जलचर हों, चाहे वे नभचर हों, जल का उपयोग करते हैं। किंतु जब वो विसर्जित करते हैं तो प्रकृति उसी जल को शुद्ध करती है और फिर जैसे हमारे जीवन का गमन और आगमन होता है, अपनी क्रिया, अपने कर्म, अपनी साधना के आधार पर योनियां प्राप्त होती हैं और अपने प्रारब्ध को प्रत्येक योनियां स्वीकार करती है। भक्त रस खान जो इस्लाम के अनुयायी थे, इस भाव को व्यक्त किया। आखिर संस्कार पैदा करना है। अमेरिका का संस्कार, यूको का संस्कार, कनाडा का संस्कार, ऑस्ट्रेलिया का संस्कार, जैसा संस्कार होगा वैसा ही व्यक्तित्व का निर्माण होगा। पैदा होते ही, शिक्षा प्राप्त करते ही आहरण का लोभ, सुख सुविधा का विकास मन में तो होता है, लेकिन विकास की प्रक्रिया में कितना धैर्य और कितना संघर्ष झेलना पड़ता है, यह तो वही जानता है जो उसका क्रियान्वयन है और जिसकी वह नीति रही है। भारतीय समाज में प्रारब्ध को लेकर यह सोच आज भी रहती है। आखिर मनुष्य की गति कहाँ है, उसके विकास की क्या अवस्था है। वृद्धों की कितनी समस्याएं हैं जिसकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती।
क्योंकि युवा भाग दौड़ में व्यस्त है। प्रौढ़ अपनी क्रियाशीलता में सन्नद्ध है, लेकिन जीवन को की समाज के लिए श्रीवृद्धि और विकास की प्रक्रिया का संपादन करते हुए जिसने दूसरों को दूध पिलाया, जिसने अपने परिश्रम से अन्न उत्पादन करके अन्न ही प्राण है, उसको सुलभ कराया, जिसने अनेक कठिनाइयों के बावजूद पशुओं का पालन किया है और उसके दूध से पूरे भारत का बचपन, जवानी और बुढ़ापा आधार पाई है। यदि किसी देश को, समाज को नष्ट करना है तो मूल को ही नष्ट कर। आरक्षण का प्रलोभन, पशुओं का विस्तार, खेती के लिए उनका उपयोग, वृक्षों को लगाना, प्रतीक्षा करना, फलों का अंबार लगना, लेकिन जो नृशंस संचालक हैं उनको पेड़ों को काटने में कोई हिचक नहीं रहती, क्योंकि उस लकड़ी में कुछ धनराशि मिल जाती है। वही धनराशि वो अपना लक्ष्य समझने लगता है। नदियों का प्रवाह अवरुद्ध करना, कृषि कृषि कार्य में इतना व्यक्ति को लाचार कर देना कि वह मशीनों का आश्रित हो जाए। खेतों में जो अन्न का पैदावार होता है, अगर कृषि की लागत और कृषि से उत्पन्न अन्न के मूल्य का अगर मूल्यांकन किया जाए तो अंतर थोड़ा ही होता है। कृत्रिम अन्न, कृत्रिम रस, कृत्रिम दूध, कृत्रिम प्रकृति की संकल्पना में हमने अपनी धारा को, विकास की धारा को अवरुद्ध किया है। आज
अगर कहीं विकास के स्वरूप का आकार दिखाई पड़ रहा है तो 1000 आँखों से विकसित प्रक्रिया में अपनी 1000 आँखों से केवल दोष को ही ढूंढना हमारे स्वभाव में आ गया। शिक्षा जो संस्कार का आधार स्वरूप है, शिक्षा में विकृति आई। डॉक्टर संपूर्णानंद सत्ता संचालक थे, लेकिन वह शिक्षाविद भी थे, साहित्यकार भी थे। उन्होंने यह स्पष्ट कहा था कि जो समाज का उद्देश्य होगा वही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने अपने 6-7 वर्ष के शासन में क्रियान्वयन तो किया, किंतु संस्कार डालने के लिए समय की आवश्यकता होती है। एक वृक्ष आम का पेड़ लगाया जाता है तो देहात में एक कहावत है कि 5 आम 25 महुआ 30 बरिस पर इमली के फहुआ। आम जो है 5 वर्ष के बाद 2-1 टिकोरा दे देता है, मोजर दे देता है, लेकिन महुआ 25 वर्ष के बाद, और जो इमली है वो 30 वर्ष के बाद इमली का फल दिखाई पड़ता है। यदि हम फसलों के संबंध में सोचते हैं तो गेहूं और जौ के मिलने में कम से कम 4-5 महीने लग जाते हैं। सावा, साई, टंगनी जो खरीफ की फसल है उसमें भी लगभग उतना ही समय लग जाता है। और एक और फसल कही जाती थी जायद, वह भी 2 महीने में शुरू हो जाती है। हम यह तो सोचते हैं, लेकिन जब हम शिक्षा में आते हैं, संस्कार पैदा करने के लिए और निर्माण की प्रक्रिया में व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए, तो हमारी अपेक्षा है 15 वर्ष के किशोर से होने लगती है। 5 वर्ष तक जो है आम के लिए प्रतीक्षा की जाती है,
वह भी लेश मात्र का, किंतु जब बाग तैयार होता है तो फलों का अंबार लग जाता है। हमने तो अपने ग्रामीण जीवन में बागों में फलों का आनंद लिया, जो 3 महीने तक आहार को इतना बढ़ा देते हैं कि अन्न का उपयोग आंशिक हो जाता है। हम अमेरिका, कनाडा, यूको, ऑस्ट्रेलिया में वही ढूंढने जाते हैं और ढूंढ करके अपने निराश जीवन को लेकर आते हैं या वहीं की मिट्टी में खप जाते हैं। आखिर जहाँ गुड़ होगा चींटियाँ आएंगी। भारत मुदिता, उपेक्षा और दया का स्वरूप तो रहा है। हमने सबको संरक्षित किया है, सबके लिए हमने आहार का प्रबंध किया है। या सत्ता के द्वारा नहीं, हमारा जो सामाजिक स्वरूप रहा है उस सामाजिक स्वरूप में, हमारे संस्कारों में ये हमेशा रहा है। देहात में कहावत है कि हमरे बरोबर हो पड़ोसिन गोदा रोटी खो। किसी समय में पकड़ी का जो पका हुआ गोदा होता था और रोटी होती थी, आहार में उसका लोग उपयोग करते थे। तो अपनी पड़ोसिन के लिए ये कहावत थी कि हमरे बरोबर हो कि पड़ोसी गोदा रोटी को, गोदा रोटी खाओ जैसे हम खाते हैं। अमेरिका कैसे चाहेगा? वह तो जैसा विकसित हुआ है, क्योंकि जॉन डीवी के दर्शन के अनुसार न कोई मित्र होता है न कोई शत्रु होता है। अमेरिका की परंपरा में वही मित्र है जिससे उसका लाभ होता है। तो लाभ का लोभ अपने संस्कारों में डालने वाला जो देश है, उसकी प्रकृति है, वह भारत को
कैसे सहन करेगा? वो बांग्लादेश में भी हस्तक्षेप करेगा, भारत में भी हस्तक्षेप करेगा, काशी में तो गुरु और गुंडे की सत्ता संचालन में प्रक्रिया अतीत में देखी गई है। लेकिन अगर कोई पूरा देश ही गुंडाई करे, लेकिन इस तरह की गुंडाई जो दूसरे का मकान, दूसरे की रोटी, दूसरे का विकास, दूसरे की संपदा छीनने में और उसके बाद पंचायत करने में जो अभ्यस्त हो, जो लालच दिखाकर अन्य देशों को दलालों की तरह भय पैदा करके अपना शस्त्र बेचने में जिसका विश्वास हो, अगर झगड़े नहीं होंगे, विवाद नहीं होगा, तो हमारे शस्त्रों की खपत कैसे होगी? अगर विवाद नहीं होगा तो हमको दलाली कहाँ से मिलेगी? विवाद पैदा करने की प्रकृति में जो भी इस लालसा में आता है, निसंदेह वह अपना नाश तो करता ही है, दूसरे का भी विनाश करता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग, लेकिन यूरोप के लिए सहनशीलता, इतना व्यापक मोह, किसी भी देश और समाज के लिए बहुत अच्छा फल नहीं प्रदान करेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि सब विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि जो संस्कृत भाषा के विस्तार और प्रसार, उसके नीति वचनों, सूक्तियों का प्रसार करने वाले हैं, उन्हें व्यक्ति में ऐसे व्यक्तियों का संगठन भी खड़ा करना होगा जिससे सत्ता भी जो
संस्कृत जगत के संस्कार हैं वह समाज के निचले स्तर तक प्रसारित कर सके, जिससे समाज में जैसे जल में बदलाव होता है, शुद्धि और अशुद्धि का क्रम बना रहता है, वैसे ही सत्ता के अधीन समाज का संचालन, राष्ट्र की अविरल धारा के प्रवाह का विस्तार बन सके।